आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ। ईपीएफओ जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत 3 स्कीमें चलाई जाती हैं। पहला है ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952। सेकंड है एम्प्लॉइज ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। थर्ड है ईडीएलआई एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो इनको ये तीनों ही स्कीमों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। इंडिया के अंदर 1952 में आई थी। 1952 में इसका मेन क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय यदि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब यह है कि वो कंपनी जिसके अंदर 20 या 20 से अधिक लोग काम करते हैं, तो उसको ईपीएफ के अंतर्गत ईपीएफओ के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और उस एम्प्लॉय का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो उसको एक ईपीएफ नंबर यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नंबर अलॉट हो जाता है, जिसके अंदर वो अपनी सैलरी प्लस बेसिक पे का 12% बेसिक पे 12% जो है वो ईपीएफ को कंट्रीब्यूट करेगा। और 12% ये एम्प्लॉइज का अपना कंट्रीब्यूशन है। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो है 3.67। हालांकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी इक्वल है, लेकिन जो एम्प्लॉय के अकाउंट में आएगा वो आएगा 3.67%। और इसके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट जो रहता है वो हमेशा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक है या कोई भी है, हमेशा ईपीएफ का जो वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमेशा हायर रहता है। तो 24-25 के अंदर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.25% है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फंड जो है प्रोविडेंट फंड डबल हो जाता है। डबल इसलिए हो जाता है कि 12% उसका अपना 3.60% ये है और 8.25% है, तो मोर देन डबल हो जाता है। अब इसके लिए अब बात आ गई कि जो इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट क्या है। लिमिट है 15,000। सपोज कोई एम्प्लॉय 30,000 रुपये सैलरी 30 ले रहा है, 50 ले रहा है, लेकिन जो फंड का जो कंट्रीब्यूशन होगा पीएफ के अंदर वो केवल 15,000 सैलरी पे ही होना है। यानी कि 15 का मतलब यह है 15 × 12 1800 रुपये ही उसके कटने हैं उसमें से, उसकी सैलरी में से। तो इस चीज को माइंड में रखना है। तो इसके अंदर क्या है कि वो पैसा यदि वो ये सारा इंटरेस्ट मतलब उसका अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एनुअल इंटरेस्ट वो उसके फंड में एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और यदि वो चाहे एम्प्लॉय तो उसका जो है वो फॉर्म नंबर 19 भर के उस चीज को फॉर्म नंबर 19 ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो वो उसको फॉर्म नंबर 19 भर के उसको विड्रॉ कर सकता है 75% ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट। जितना उसका फंड में पैसा है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मेडिकल, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन या हाउस के लिए वो चाहे तो उसमें से वो पैसा निकाल सकता है। 70 उसका जो जितना अमाउंट है उसका 75%। और इसका जो टाइम लाइन है वो 3 से 21 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है। 3 से 21 दिन के अंदर इसकी पेमेंट हो जाती है। और इसके लिए जो है उससे और वैसे कोशिश ये करे वो एम्प्लॉय कि यदि फंड में जितना पैसा ज्यादा रहेगा वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो जितना एक्यूमुलेशन होगा वो ज्यादा ही उसको इन द लॉन्ग रन फायदा होगा। अब ये तो बात हुई ईपीएफ की। अब हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ये स्कीम 1995 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। उसका मेन मतलब वो मेन पर्पस था कि एम्प्लॉइज को जो मतलब एम्प्लॉइज कंपनियों में काम करते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अब इसके अंदर जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉय है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर उस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है 8.67%।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 12% है और एम्प्लॉयर का भी 12, उसमें से 3.67% जो है उसने एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल दिया और 8.67% जो है उसने ईपीएफओ को दे दिया टू ग्रांट पेंशन टू द वर्कर। तो यहाँ पे 8.67% जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर ही पे करेगा। उसके बाद है कि यदि इफ क्विट सर्विस बिफोर 6 मंथ नथिंग इज पेएबल, यदि कोई एम्प्लॉय 6 महीने से पहले ही 6 महीने तक 5 महीने मान लो स्कीम में कंट्रीब्यूट किया, 8.67% उसके उसमें गया और छठे महीने में भी छोड़ देते हैं, यानी कि सर्विस लेस देन 6 मंथ है तो उसे कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। और इफ क्विट बिफोर 10 ईयर, और यदि वो 10 साल से पहले 10 साल कंप्लीट होने से पहले यदि वो सर्विस को छोड़ देता है तो जितना उसका अमाउंट जमा हुआ है इसके अंदर ईपीएस के अंदर वो उसको विद इंटरेस्ट मिल सकता है। और उसके लिए उसे फॉर्म नंबर ये है 10C, फॉर्म नंबर 10C फिलअप करना पड़ेगा और वो सारा अमाउंट उसको मिल जाएगा। 10 साल इसलिए कहा गया है 10 साल से कम, यदि 10 साल हो जाएंगे तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि उसकी सर्विस 10 साल से कम है, 6 महीने से ऊपर और 10 साल से कम है, तो उस केस में वो चाहे तो अपना सारा पैसा निकलवा सकता है फॉर्म नंबर 10C भर के। और इसके अंदर जो ये पेमेंट है 3 से 21 दिन के अंदर आ जाती है, जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। नेक्स्ट है इफ सर्विस इज मोर देन 10 ईयर, यदि उस एम्प्लॉय ने 10 साल से अधिक सर्विस कर ली है, देन ही इज एलिजिबल फॉर पेंशन एट द एज ऑफ 58, 58 साल की एज में उसको पेंशन मिलेगी। और पेंशन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो जो उसके डिपेंडेंट है उसकी फैमिली मेंबर। और जब बात रही पेंशन की कैलकुलेशन की, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो पेंशनेबल सैलरी है वो केवल 15,000 ही मानी जाएगी। तो 15,000 मतलब पेंशन एवरेज पेंशनेबल सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस अपॉन 70, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो जो भी पेंशन निकलेगी वो उसको मिलेगी। और उसके बाद इसमें और कोई जितनी लेंथ ऑफ सर्विस है उसके बेस पर। नेक्स्ट है अब हमारा EDLI, जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1976 में। इसमें क्या है कि इसमें भी एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना, एम्प्लॉयर ही पे करता है। उसका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 0.50% ऑफ द बेसिक पे और 75 पर हेड, मैक्सिमम जो है वो 75 वो देगा, 75 रुपीज पर हेड, यानी कि पर एम्प्लॉय वो 75 ही देगा, अदरवाइज उसका सैलरी का 0. अब इसके अंदर ये कब मिलेगा? इन केस ऑफ डेथ वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी, यदि ड्यूटी के दौरान किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसके नॉमिनी को, जो भी उस पर डिपेंडेंट है, ये इंश्योरेंस का पैसा उसको मिलेगा। और इसके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपए है। इस डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट 7 लाख रुपए है। और वो जो 7 लाख मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस, उसके बेस पे ही होगी। और इसके अंदर फॉर्म नंबर 5 है, उसको फिलअप करना पड़ता है। और यदि किसी कारणवश डेथ हो गई है और क्लेम सेटल नहीं हुआ है तो विद उसका जो EPFO है 12% उस पर इंटरेस्ट देगा, जितनी डिले होगी उस पर 12% जो है EPFO उस पर इंटरेस्ट पे करेगा। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। और यदि इससे रिलेटेड किसी एम्प्लॉय की कोई क्वारी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रेज करें। और यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग। हाँ